तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है जो कि कोर्स से जुड़े हुए हैं और लगातार क्लासों को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि उत्तराखंड हिंदी अभी तो हमारे 2 ही विषय चल रहे हैं, जल्दी हम जीके के जो सब्जेक्ट हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो आपको बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को नोट करते रहिए। रजिस्टर मैंने आप सभी को कहा था कि प्लीज़ जब आप सभी के बनाते हो, अदर जो चैनल्स हैं उनके आप बना रहे हो, तो आप एक बार इसके भी बना के देख लीजिए, क्या आपको कुछ फ़ायदा ही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज की जो हमारी क्लास होगी, टॉपिक होगा हिंदी भाषा का इतिहास, यानी कि इसका विकास कैसे हुआ, कब बनाई गई। वो मैंने आपको कल बताया था, कल ही क्लास में आपको बताया 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और 1953 से हिंदी दिवस यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाना स्टार्ट हो गया। आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों, ये आपको कमेंट करना है, आपका होमवर्क है। चलिए, तो देखिए, जैसे ही हमारी हिंदी को अपनाई गई राजभाषा के रूप में, अयंगर हो या सी राजगोपालाचार्य हो या जो अन्य और भी उस समय के महान पुरुष रहे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं बनाना राजभाषा, यानी कि हमें राजभाषा के रूप में हिंदी को नहीं अपनाना, हमें अपनानी है हिंदी को राजभाषा की नहीं, राष्ट्रीय भाषा के रूप में। ऐसा काफ़ी लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल था उस टाइम। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी परियोजनाएं थी, जितने भी कार्यालय थे, यानी जितने भी हमारी प्रगति के साधन थे या जितने भी कार्य हो सकते थे, वो सभी किस में थे? अंग्रेजी में थे। और एकदम से अंग्रेजी को क्लोज़ करना इम्पॉसिबल था। तो जो भी महान पुरुष उस टाइम के रहे, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना 15 साल या एक ऐसा टाइम पीरियड रखा जाए जिसके बीच हम हिंदी को उस लेवल तक पहुंचा दें, यानी कि उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचा दें, उन सभी संसाधनों में फिट कर दें, ताकि आने वाले समय में हमें अंग्रेजी की ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए 15 साल का जो समय था, वो हमारे जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने कहा कि हम 15 साल का समय रखते हैं, यानी कि 1950 से लेके 1965 तक का समय हिंदी के विकास के लिए रखा गया। और ये कहा गया कि इन 15 सालों में हम यहाँ से सोपड़ा साफ कर देंगे, किसका? अंग्रेजी भाषा का। चलिए, विकास कार्य प्रारंभ हो गया आपका 1950 से। और 26 जनवरी 1950 को मैंने आपको बताया ना कि संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई। और बात करी जाए, संविधान की 8वीं सूची में से रख दिया गया और अनुच्छेद 343 से 351 तक विभिन्न अनुच्छेदों में रखा गया, जिसमें 343 में साफ साफ लिखा गया कि राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी। और देखिए, 343 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? हालांकि आपको सभी कराए जाएंगे जब आपको संविधान पढ़ाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी राष्ट्र की भाषा होगी, या कह सकते हैं कि संघ की भाषा होगी, और देवनागरी लिपि भी क्या होगी? एक राष्ट्रीय लिपि होगी। ऐसा करके 343 के फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, वर्तमान समय में 1950 में 46%, मैंने 46%, पीछे 42 बताया था, तो 46% जनसंख्या वो थी जो वर्तमान समय में हिंदी का यूज किया करती थी 1950 में। ये आपको ध्यान देना है। 8वीं सूची में रखा गया है, 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले 14 भाषाएं थी, यानी जब हमारा जो संविधान बना 1950 का, या जब हम कह सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को अपनाया गया राजभाषा के रूप में, उसके साथ उसकी कुल 13, यानी कि एक हिंदी होगी हमारी प्लस 13 अन्य भाषा, यानी कि कुल 14 भाषाएं थी जिन्हें कि संविधान में दर्जा दिया गया। बाद में संशोधन हुए और अन्य भाषाएं जोड़ी गई, और वर्तमान जो भाषाएं हैं 22 हैं। अब कब कौन से जोड़े गए, थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992, कब? 1992 में। इसमें कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देखिए, नेपाली हो और कोंकणी, ये दोनों क्या में लिखी जाती है? मैंने आपको पीछे बताया था, देवनागरी लिपि में। चलिए, वहीं आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 इम्पोर्टेंट होगा, 4 जोड़ी गई। BDMS, बीड से बनेगा बोडो, डोंगरी, M से बनेगा मैथिली, और S से बनेगा संथाली। ठीक है।
और 97वां संविधान संशोधन हुआ 2010 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें उड़िया को ओडिया कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? उड़िया को ओडिया। तो क्वेश्चन एक बार यही आया था कि आपका 8वीं अनुसूची में अंतिम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2010 में हुआ। और अंतिम भाषा कब जोड़ी गई? तो 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया ना कि 1950 से क्या हो गया, संविधान के साथ साथ जो आपका हिंदी भाषा है उसे इतना डेवलप करने के लिए ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास स्टार्ट हो गया 1950 से। और जो सबसे पहला संविधान में जो एक क्वेश्चन नोट करके लिखेंगे ये इसके पहले कार्यक्रम से पहले कि हिंदी भाषा में संविधान में लिखित तौर पर, हिंदी भाषा को संविधान में लिखित तौर पर पहली बार प्रस्ताव है किसने दिया? तो गोपाल स्वामी जो हमारे अयंगर जी हैं इन्होंने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हेडिंग डाल लेंगे विकास कार्यक्रम। देखिए, आपका जो अनुच्छेद है 344 का फर्स्ट, 344 का जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी को विकास करने के लिए संस्थाएं बनाई जा सकती है। तो इसी अनुच्छेद का क्या करके उपयोग करके 7 जून 1955 को बीजी खरे आयोग, कुछ जगह खेर लिखा हुआ है, ठीक है, खेर भी याद रखेंगे, खरे भी, क्योंकि कुछ किताबों में खरे लिखा हुआ है लेकिन नेट पे खेर है। तो बीजी खेर बाल गंगाधर कुछ बताते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो बाल गंगाधर आयोग बनाया गया और प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई, जिसमें अगर बात की जाए काफ़ी सारी बातें बताई गई और रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई 31 जुलाई 1956 को रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट को संसद में 57 में रखा गया, यानी कि 1957 में। और रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि हम हिंदी को इतना पावरफुल नहीं बना सकते कि अंग्रेजी को यहाँ से भगा सके, अंग्रेजी की ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। ऐसा करके बीजी खरे जो आयोग था जो कि 1955 में बना था 7 जून को, जिसमें सदस्य कितने थे? 21 सदस्य थे लोकसभा के और राज्यसभा के। तो इन्होंने ये रिपोर्ट दी, संसद में रखी गई, बहस हुई और ये कहा गया कि हमें इस आयोग पर भरोसा नहीं है। हम तभी क्या हुआ, एक समिति बनाई गई, गोविंद बल्लभ पंत समिति बनाई गई। ये 16 नवंबर 1957 को बनाई गई और संसदीय राजभाषा समिति का ऐसे नाम दिया गया। ध्यान देंगे, संसदीय राजभाषा समिति का ऐसे नाम दिया गया। सदस्य अगर मैं बात करूं 10 राज्यसभा के थे और 20 लोकसभा के, कुल 30 सदस्य थे और इन्होंने अपनी 2 साल का अध्ययन किया 8 फरवरी 1959। 30 सदस्य, जिसे क्या कहा गया, संसदीय राजभाषा समिति इसे कहा गया। 30 सदस्य थे, इसमें 10 राज्यसभा के और 20 आपका लोकसभा के। और 8 फरवरी 1959 को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में सेम टू सेम लिखा गया कि हम नहीं बदल सकते ये वो वगैरह वगैरह। और सिफारिशें थी वही हिंदी को राजभाषा बनाने की और जो अंग्रेजी है उसे क्या करने की, सहयोगी भाषा बनाए रखने की सिफारिश में की गई। यह आपको ध्यान देना है। और अंग्रेजी सहयोगी भाषा बनी रहे, इसी कथन को लेकर पुरुषोत्तम दास जो टंडन जी थे और जो गोविंद दास जी थे वो फिर से यहाँ पर असंतुष्ट रहे। मैं आपको बताऊँ ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि अंग्रेजी हटी जाए, लेकिन अध्ययन किया गया, पूरा विश्लेषण किया गया, देश में जाकर देखा गया कि जनरेशन क्या कह रही है, विकास देश का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश का विकास करना भी जरूरी था और देश का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं उस समय लगा कि अंग्रेजी को यहाँ पर बनाए रखना जरूरी है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सरकार ने पंत समिति की रिपोर्ट को क्या कर दिया, मान्यता दे दी। और इसका जो अगर मैं बात करूं, इसका जो गठन हुआ था वो मोस्टली क्या था कि जो आयोग था बीजी खरे आयोग, उनकी जो सिफारिशें क्या थी, यही थी कि आपका राजभाषा हिंदी और सहयोगी भाषा अंग्रेजी। तो इस सिफारिशों को किसी ना किसी प्रकार से ऐसा कर दिया जाए ताकि तोड़ मोड़ के ये हमें ना करना पड़े, क्योंकि ये करते तो कुछ लोग जो असंतुष्ट हैं हमारे वो और ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते। तो उस चीज़ को देखते हुए ये सभी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन जीबी पंत समिति की जो रिपोर्ट थी 1959 की, उसे मान लिया गया और इसे देखते हुए 1960 में क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे। 1963 को क्या कुछ हुआ ये भी हम देखेंगे। चलिए
देखिए रिपोर्ट मान ली गई किसकी, गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत की जो रिपोर्ट थी वो 1959 को मान ली गई और सरकार ने ये ठान लिया कि अब हिंदी का विकास इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तभी राष्ट्रपति जी एक आदेश निकालते हैं 1960 में, और इस आदेश में लिखा गया कि जो शिक्षा मंत्रालय हमारा, जो विधि मंत्रालय, जो संस्कृति मंत्रालय है, इन्हें आदेश दिया गया कि हिंदी का प्रचार प्रसार जल्द से जल्द करें। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि टाइम क्या था, नज़दीक था, 10 साल पूरे हो चुके थे, 1965 तक की डेडलाइन दी हुई थी, 65 तक हमें हर हालत में जवाब देना था। और जो हिंदी जो एक सहयोगी भाषा थी, अंग्रेजी जो सहयोगी भाषा थी, इसे उखाड़ कर फेंकने तक का एक यहाँ पर टाइम टेबल सेट किया हुआ था 1965 तक। तो इस चीज़ को देखते हुए जो राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यहाँ पर एक आदेश निकाला 1960 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 60 में आदेश निकाल दिया, हालांकि उससे पहले ही रिपोर्ट तो 1959 में हमने आपका क्या मान ही ली थी कि क्या करना है हमें, आगे करना क्या है, आगे कुछ ही नहीं करना, आगे हमें हिंदी को सहयोगी भाषा बना के रखना, अंग्रेजी को और हिंदी को में क्या बना के रखना, राजभाषा। चलिए, और वही इन्होंने प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी अधिनियम आए सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपको ध्यान से पढ़ने भी हैं। सबसे पहला प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963, ठीक है। इसमें 3 भाग थे और 9 धाराएं थी, और 9 धाराओं में विभिन्न बातें लिखी हुई थी कि किस प्रकार हमने क्या किया, क्यों नहीं कर सकते, हिंदी को क्या करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। लाल बहादुर जी ने इसे पेश किया और इसमें था कि अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में बनी रहेगी। ऐसा कब पहली बार एक अधिनियम के तहत पारित किया गया? 1963 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया राजभाषा अधिनियम 1965, ये 26 जून 1965 को लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के तहत ये जो आपकी 1963 में जो द्विभाषा अधिनियम था, इसकी स्थिति को साफ किया हुआ और हिंदी के साथ अंग्रेजी को आपका सहयोगी भाषा बनाए जाने के बारे में यहाँ पर बात की गई, वो भी क्या तक, अनिश्चित काल तक। ऐसा करके 1965 में एक सेकंड राजभाषा अधिनियम आया, और इससे पहले कब आया था? 1963 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद एक राजभाषा अधिनियम और आएगा, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये आएगा 1967 में, इम्पोर्टेंट है, राजभाषा अधिनियम 1967। इसमें भी 12 धाराएँ थी, और मैं आपको बता दूं इसमें एक बात बताई गई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा देने के साथ साथ, यानी कि हिंदी को पहली भाषा हमारी है ही, अगर हमें इसके स्थान पर अगर हमें अंग्रेजी को प्रथम भाषा बनानी है, यदि हमें अंग्रेजी को प्रथम भाषा बनानी है तो हमें अपनी विधानसभा में विधेयक पारित करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, राजभाषा अधिनियम 1967 क्या कहा गया कि प्रथम भाषा के रूप में इंग्लिश को अगर आपको बनानी है पहली भाषा, तो आपको अपनी विधानसभा में विधेयक पारित करना पड़ेगा 2/3 से, तब जाकर आप यहाँ पर सहयोगी भाषा भी बना सकते हैं और अपने राज्य की पहली भाषा यानी कि राजकीय भाषा भी बना सकते हैं इंग्लिश को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक राजभाषा अधिनियम 1968 का आएगा, ध्यान रखना, इसमें त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, ये त्रिभाषा सूत्र अधिनियम लागू किया गया, और इसी का फ़ायदा उठाकर आज उत्तराखंड की सेकंड भाषा कौन सी है? संस्कृत, जो कब से 2010 से हमने अपनाई है। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि कोई भी राज्य हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य भाषा को राज्य की भाषा बना सकता है। इम्पोर्टेंट है, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे। 67 में लिखा हुआ क्या है? 67 में लिखा कि अगर आपको हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश को
क्या बनानी, प्रथम भाषा राज्य की बनानी है, सेकंड भाषा राज्य की बनानी, तो आपको विधेयक पारित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिया, तो हिंदी बना लो या इंग्लिश बना लो। जो दक्षिण भारत के राज्य थे जहाँ पर तमिल चलती है, तेलुगु चलती है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर ना तो हम इंग्लिश जानते, हिंदी भी हमारी की पढ़ के जानना, तो हम क्या करो भाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक त्रिभाषा सूत्र लागू कर देते हैं। इसमें आप क्या करना, हिंदी, इंग्लिश और कोई थर्ड भाषा जो आपको पसंद हो, जो आपके यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती हो, उसका विधेयक पारित करो। और विधेयक पारित करने के बाद उसे आप राज्य भाषा बना दो। क्या बना दो, राज्य भाषा। वहीं पर एक और अधिनियम आया 1976, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 12 नियम थे, आपको ध्यान देना। और हिंदी के 3 वर्ग बनाए गए। इसमें हिंदी के कितने वर्ग बना दिए गए, 3 वर्ग बना दिए गए। कौन कौन से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद आपका अंग्रेजी, और आपका तीसरी द्विभाषिक। ये आपको ध्यान देना। यानी कि जितने भी भारत के कार्यालय होंगे, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जितने भी कार्यालय, इसमें आपका किस भाषा में पत्राचार होता है, हिंदी भाषा में। तो पत्राचार किस तरीके से हो, इस चीज़ को देखते हुए राजभाषा अधिनियम 1976 आया, और जिसमें आपका ये कहा गया कि हिंदी में पत्राचार हो सकता है कार्यालयों में, और आपका इंग्लिश में भी, और इसके साथ साथ तीसरी रूप में कोई भी अन्य भाषा जो स्थानीय, उर्दू भी हो सकती है और आपकी पंजाबी भी हो सकती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, पत्राचार। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा में पत्राचार होता है, हमारे यहाँ पर किस में होता है, आपका हिंदी भाषा में। ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रकार राजभाषा अधिनियम 1976, 68, 67, 65 और 63, और वहीं पर राष्ट्रपति आदेश 1950 आया। ये आपको मैंने जानकारी दे दी। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनका हिंदी संबंधित कार्य है, आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए कब किसकी स्थापना हुई। सबसे पहले जैसे मैं थोड़ा बोल भी दूँ, केंद्रीय हिंदी समिति 1967। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लें ताकि अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर चमक सके। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ, हिंदी अकादमी 54, और 24 भाषाओं में हिंदी साहित्य अकादमी दिया जाता है, आप सभी जानते भी होंगे। प्रकाशन विभाग 1944 है, फिल्म विभाग 1948 है। ये सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। आकाशवाणी आप सभी जानते हैं 57 में है, सुविधानंद पंत जी के नाम पर आकाशवाणी पड़ा, ये भी आप सभी जानते होंगे। दूरदर्शन 76, राजभाषा विभाग 75, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, दिल्ली में। वहीं अगर मैं बात करूँ, नागरिक प्रचारणी सभा कई बार आई है, 93 की है, वाराणसी में इसका हेडक्वार्टर रखा है। और आपका श्याम सुंदर दास। 9वां है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था, प्रयाग इलाहाबाद में, मदन मोहन मालवीय जी। और मैं आपको बताऊं, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आपका 1918 का हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये भी आपको नोट कराया था पीछे, आपने किया हो तो। अखिल भारतीय हिंदी सभा 1964 की है। देवनागरी सुधार समिति 1975 की है। लिपि सुधार परिषद 53, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 83, वर्तनी समिति गठित 1961-62 में, देवनागरी लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी को लेकर, ये भी आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लेंगे, अन्य हिंदी महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले, भाषा का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है, ऋग्वेद में, और वो भी कौन सी भाषा है, वैदिक संस्कृत। किस वर्ष न्यायालय की भाषा उर्दू हुई, यानी उर्दू में भी न्यायालय में कार्य होना शुरू हुआ 1837 में। वहीं हिंदी में कब स्टार्ट हुआ, 1901 में। बिहार में हिंदी भाषा कब लागू हुई, 1880 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट होगा, सर्वप्रथम हिंदी का उद्भव। देखिए, हिंदी का उद्भव कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। और देवनागरी का उद्भव कहाँ पर हुआ, गुजरात में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। देवनागरी का उद्भव गुजरात में, और हिंदी का उद्भव आपका मध्य प्रदेश में। चलिए, अर्धमागधी का नया नाम बघेली। अब भ्रंश को पुरानी हिंदी मैंने पहले नोट करा दिया, चंद्र सिंह गुलेरी, ठीक है। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है, या कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा का विकास, उद्भव और क्या कुछ इसकी व्यवस्थाएं रही, वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। क्या क्या हमने कंप्लीट किया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, हिंदी भाषा का विकास हमने किया, उद्भव कैसे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। लिपि कैसे बनी और कौन सी लिपि के बारे में क्या कुछ कहा गया, वो आपको बता दिया। हिंदी भाषा की बोलियां, उपभाषाएं, ये आपको पढ़ा दी गई हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, वो आपको बता दिया। किन किन तत्वों के द्वारा हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण
कार्य किए गए वो आपको बता दिए, और संवैधानिक तौर पर कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई वो आपको बता दिया, और अंत में आपको बताया कि हिंदी भाषा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई ये भी आपको बता दिया, और हिंदी भाषा के लिए कौन कौन सी अधिनियम आए वो मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए हिंदी भाषा का उद्भव विकास की जो 5वीं क्लास थी अंतिम, यह यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी हिंदी वर्णमाला। आई होप आपका ये जो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, ये आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि टफ टॉपिक है ये, आपने पहले भी पढ़ा होगा। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाया भी हूँ मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। टेस्ट की व्यवस्था भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जल्द से जल्द उसमें भी आपका सहयोग देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।